देश के विकास की पहली सीढ़ी गांव से होकर गुजरती है। भारत गांव में बसता है। देश की प्रगति में गांव की सबसे बड़ी भूमिका है। यह कहने में कितना अच्छा लगता है, पर क्या वास्तविकता के धरातल पर यह सही है? यदि सही है तो क्यों हो रहा है गांव से पलायन? क्यों हो रहा है विंध्य से पलायन? इन सभी सवालों के जवाब हम अपने कार्यक्रम में खोजेंगे। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अखिलेश दुबे जी का। आप ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं और विंध्य की मिट्टी से हैं। स्वागत है यशवर्धन सिंह जी का। आप भी विंध्य के मिट्टी से हैं और अभी इंदौर से जुड़े हुए हैं। विनायक दत्त शर्मा जी विंध्य फर्स्ट टीम की पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। इस चर्चा में हम आगे बढ़ें उसके पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत की आबादी का आधा हिस्सा 29 साल के नीचे का है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2021 में जनगणना ही नहीं की, पर विंध्य का आंकड़ा भी ऐसा ही कुछ होगा। जितने नौजवान रोजगार के बाजार में काम तलाश रहे हैं, उतने कभी नहीं थे। रोजगार कहां है विंध्य क्षेत्र में, विंध्य के लोगों के लिए? और अगर है तो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं यहां से? जब कोई व्यक्ति अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर काम की तलाश में दूसरे स्थान को जाता है तो उसे पलायन कहते हैं। 2011 सेंसस के अनुसार विंध्य क्षेत्र में हर दिन 47 युवा पलायन करते हैं और साल में यह आंकड़ा 17,030 हो जाता है। सवाल यह है कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है? आपके नेता क्या कर रहे हैं? आखिर मालवा क्षेत्र से तो लोग पलायन नहीं कर रहे, नहीं मध्य भारत या ग्वालियर चंबल से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जितना पलायन विंध्य से होता है, उतना कहीं और से नहीं। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 तक विंध्य से पलायन करने वालों की दर 2001 में 12.1 से बढ़कर 16.5% हो गई थी। वहीं मालवा की पलायन दर 6.3% है, बुंदेलखंड की 10.3%, ग्वालियर चंबल में 8.5% की दर से लोग पलायन करके कहीं और जाते हैं। विंध्य क्षेत्र पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्यों है? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसी तरह विंध्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की लगभग 1/3 ही है। विंध्य की प्रति व्यक्ति आय 45,655 रुपए सालाना है। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत है 1,26,406 रुपए सालाना। 1/3 से कुछ ज्यादा विंध्य में लगभग हर दूसरा आदमी गरीबी रेखा के नीचे है। ऐसे में कोई क्यों ना छोड़े अपना गांव, अपनी जमीन, अपना क्षेत्र? कुछ लोगों को लगता है विंध्य क्षेत्र में 12 महीने बाहर के दिन हैं। कुछ लोगों को लगता है दिक्कत यहाँ के लोगों में है। पर अगर उनकी काबिलियत कम होती तो उन्हें बाहर भी काम नहीं मिलता। अगर वे मेहनती ना होते तो कौन पूछता उन्हें? पर अपनी ही जमीन में बेकदरी के क्यों शिकार हैं विंध्य के लोग? पर विंध्य के बाशिंदों को क्या लगता है, क्यों हो रहे हैं वे पलायन के लिए मजबूर? अभी छोड़ रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत पहले से कर्नाटक में था। जो पोटेंशियल वहाँ पे है, काफ़ी लोग वहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मेन रीज़न तो मेरा यही था कि जॉब अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर चाहिए था, और वो मुझे यहाँ तो पहली बात तो रीवा में रह के तो मुझे नहीं मिल सकता था। तो एक अच्छा कॉलेज, जो कहते हैं क्लास लेवल का कॉलेज, वो नहीं है यहाँ पे। मास्टर्स या बैचलर्स के लिए भी आप देखो, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज का भी देखो, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, और उनको ऐसी वो नहीं मिलती है रैंकिंग। एजुकेशन के लिए तो खुशी से गई थी, करियर आया, अच्छा करियर ग्रोथ मिला तो खुश थी। पर धीरे धीरे क्या होता है, आपकी फैमिली होती है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो चीज आप मिस करते हो। जैसे मैंने फील किया जब कोविड आया था, तो मैं अपनी फैमिली के साथ 2 साल थी। उसके बाद मुझे बाहर जाना अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि मैं अपने घर फैमिली के पास रहूं। जैसे एज अ गर्ल आपकी शादी हो जाती है, आप बाहर चले जाते हो, बट वो फैमिली वाला टाइम आपको जो चाहिए था ना, वो मैंने बहुत मिस किया उसके बाद। तो हम सामने की दिशा में भागते जाते हैं और पीछे बहुत कुछ छूटता जाता है। हमारे बचपन के दोस्त, रिश्तेदार, हमारे माता पिता। सबसे बड़ी बात है कि आपके माता पिता, और मेरे को दूसरे भाई नहीं है, तो मेरे माता पिता के लिए मैं ही हूं जो हूं। बट अब प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों 70+ हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं,
मैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाओं की कोशिश करता हूं कि वहां मैं करवा दूं, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया कि जब आप 70 या 80 के हो जाते हैं ना, तो आपको सुविधा नहीं चाहिए होती, आपको चाहिए होता है कि मेरा बच्चा ज्यादा से ज्यादा मेरे नजर के सामने रहे। बुरा तो लगता है कि एक बच्चा है, वो भी आपके पास से ही है। अगर विंध्य प्रदेश में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती, ये सारी क्या इसकी आधी सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती, ये नहीं जाते। शाम को ज़रूर खालीपन लगता है कि बच्चे या उनके बच्चे कोई भी घर में नहीं है। दरअसल विंध्य गलत सरकारी नीतियों, प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों का शिकार है। विंध्य मध्य प्रदेश के लिए सौतेला है। क्या किया जा सकता है विंध्य से पलायन रोकने के लिए? रीवा को बहुत ज़रूरत है एटलीस्ट 2 इंडस्ट्रीज़ का अच्छा आना। यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएगी, थोड़ा सा ग्रो होगा, लोगों को, यहाँ के लोगों को तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो रुकेगा, यहाँ के लोग बाहर जाना बंद करेंगे, यहीं रुकेंगे। ये तो विंध्य क्षेत्र के पास सब कुछ है। आप अपना खनिज के क्षेत्र में एक पूरी इकोनॉमी बहुत ऊपर ले जा सकते हो, आप आपका रिलीजियस और इको टूरिज्म और इन सारी चीजों में भी ऊपर कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि विंध्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स है, वो जमीनी रियलिटी के साथ जुड़ी हुई नहीं। विंध्य क्षेत्र की पॉलिटिक्स यहाँ के लोगों के लिए नहीं, विंध्य क्षेत्र की पॉलिटिक्स उनके खुद के लिए। पहलू को कमजोर पाता हूँ कि ऐसी कोई बहुत व्यापक पहल नहीं हुई जिससे कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो सके, हमारे जैसे लोग वापस, जो कि हम मिस करते हैं। हम कुछ भी हो जाए, हम अपने अपने क्षेत्रों में कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान घर को तो मिस करता ही है, अपने लोगों को मिस करता है, अपनी माटी को मिस करता है। तो वो बड़े व्यापक पैमाने पर अभी तक कैसी रिवर्स ब्रेन ड्रेन का प्रयास नहीं हुआ है, जबकि हम आना चाहते हैं वापस। आखिर कौन है जो आपसे आपका और आपके बच्चों का हक छीन रहा है? पिछले 20 साल में ऐसा कैसे है कि न ढंग के स्कूल खुले, न ही कोई ढंग का उद्योग खोला गया? वे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो विंध्य को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते? आपको सोचना पड़ेगा, विंध्य का हक अभी मांगे या फिर चुने गरीबी, बेरोजगारी और मुश्किलें। सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं। विंध्य का पलायन, अखंड जी, विनायक जी और आपकी पूरी टीम को पहले तो बधाई देता हूं। ऐसा आवश्यक विषय जो कई दशकों से हमारी टीज बना हुआ था, उसको उठाने के लिए आपका बहुत साधुवाद। और मैं मानता हूं कि विंध्य ने जितनी मजबूत राजनेता दिए इतने कई दशकों में, उस हिसाब से वहां पे उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई। उसके अनेकों कारण है जो आज हम इस चर्चा में आगे करेंगे भी। तो जब किसी भी जगह कोई भी शहर जब बढ़ेगा, लेकिन वहां पे अगर उद्योग नहीं आएंगे तो पलायन तो निश्चित तौर पे होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडस्ट्रीज का ना आना, पुरानी जो कुछ इंडस्ट्रीज रही वहां तक तो ठीक है, लेकिन हालांकि उनमें भी रोजगार लोकल को कम मिला, विंध्य के लोगों को कम मिला। और नए उद्योगों का ना आना मुख्य वजह है क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप पढ़ाई लिखाई करके आगे के अवसर तलाशोगे तो आपको वहां पे वो अवसर नहीं मिलेंगे, तो आप बाहर जाओगे। और कोई भी खुशी से बाहर नहीं जाता है, अपना घर छोड़कर कोई भी अपनी इच्छा से बाहर नहीं जाता है। रोजगार की मजबूरी के कारण पलायन हुआ और उसका मुख्य कारण है उद्योगों का ना आना। जी यशवर्धन जी, आपने उद्योगों का ना आना और रोजगार का जो कारण है उसके कारण पलायन होता है, ये बात यहाँ पर रखी है। हम चलेंगे अखिलेश दुबे जी के पास। अखिलेश जी, क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, मैं सहमत हूं बिल्कुल जो यशवर्धन जी ने कहा, और मैं शायद पहले भी आपसे चर्चा के दौरान इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि विंध्य के पास जिस तरह बहुतायत में संसाधन है, चाहे वो हमारी वन संपदा हो, चाहे वो हमारा खनिज क्षेत्र हो, और चाहे वो हमारे यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमता हो। अगर आप गौर करेंगे तो पुराने आजादी के बाद के दशकों को ले लीजिए या आजादी के पहले के पुराने जमाने का आप ले लीजिए या किंवदंतियों को आप पढ़ लीजिए, चाहे वो तानसेन से बीरबल के जमाने की बात रही हो, चाहे वो राजे रजवाड़ों के जमाने की बात रही हो, चाहे वो अंग्रेजी शासन के जमाने की बात रही हो, चाहे वो भारत देश का पहला अखबार शुरू करने की बात रही हो, ये सब चीजें विंध्य से उपजी थी। तो ना तो यहाँ बौद्धिक क्षमताओं की कमी है, ना तो यहाँ खनिज संपदाओं की कमी है, ना यहाँ वन संपदा की कमी है, और
ईश्वर की कृपा से हमारे आसपास पर्यटन के इतने अच्छे क्षेत्र हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपनी टाइगर पॉपुलेशन के लिए। हमारे नजदीकी खजुराहो है, जिसको अगर पुराना विंध्य अगर हम समझ लें तो वो विंध्य का ही हिस्सा था, क्योंकि हमारा विंध्य पूरा दतिया तक होता था। तो पलायन के लिए कोई भी कारण मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों पलायन होना चाहिए। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, जो गैप क्रिएट हो गया, जो गैप निर्मित हो गया पिछले 2-3 दशकों से, और मैंने एक उदाहरण दिया था अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का। 3 से 4 दशक पहले वहां रशियन डिपार्टमेंट, रूसी भाषा का एक डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ। आपको पता है कि आजादी के बाद से जवाहरलाल नेहरू के इनिशिएटिव से या उनके प्रयासों से रूस ने हमारे साथ बहुत सारे उद्यमों को शुरू करने में हमारा सहयोग किया, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे और दूसरे उद्यम हो। तो उस समय रशिया से जो मैनेजर्स आते थे, रशिया से जो टेक्नीशियंस आते थे, वो रशियन भाषा जानते थे, हमारे यहाँ के लोग हिंदी जानते थे या टूटी फूटी अंग्रेजी जानते थे। तो ऐसे दुभाषियों की जरूरत थी जो रूसी भाषा में बात कर सकें। और हमारे यहाँ के लोगों को देखिए कि कितने विजनरी रहे होंगे, कैसा उनका सोच रही होगी कि उन्होंने रशियन डिपार्टमेंट स्थापित कर लिया। पिछले 3-4 दशकों में अगर आप वैश्विक भाषाओं की बात करें तो स्पेनिश है, कोरियन है, मैंडरिन है, जर्मन है। इंडस्ट्रीज इन कंट्रीज से आ रही हैं, चाहे वो चिप इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो। इन सब जगहों पर आपको दुभाषियों की जरूरत है, आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो जर्मन, स्पेनिश, मैंडरिन स्पीकिंग है। लेकिन क्या डिपार्टमेंट शुरू हुए? नहीं। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन और उसके बाद इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो सीमेंट उद्योग हमारे यहाँ है, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट और सेमी स्किल्ड वर्कर्स बिहार के होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे। जब आप उनसे कारण पूछे तो उनको बोलेंगे कि रीवा में स्किल्स की कमी है। तो जो उद्योग 3 से 4 दशक पहले से लग रहे हैं, सीमेंट उद्योग जैसे उद्योग, क्या हम 4 दशकों में भी अपने ITIs, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में वो प्रतिभाएं नहीं तैयार कर पाए कि उनका प्लेसमेंट हो सके? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको प्रयास करना चाहिए था उनके प्रयास में कमी है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि रशियन डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय में बहुत पहले से रहा है, उसके बाद कोई पहल नहीं की गई कि अन्य भाषाओं का ज्ञान यहाँ के विद्यार्थियों को मिले। साथ ही जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार नहीं हो पाया है, और जिन्हें ये कार्य सौंपा गया था उन्होंने अपने कार्य को कितनी बेहतर ढंग से किया, कितनी अच्छे तरीके से किया है, ये स्थिति बता रही है। जो पलायन की दर है वो बता रही है कि विंध्य में यदि हम देखें तो 2011 का जो आंकड़ा है वो 16% पलायन पे पहुंच चुका है। और इस गति से यदि पलायन करेंगे लोग तो विंध्य की क्या स्थिति होगी वो हमारे दर्शक देख ही रहे हैं। इस रिपोर्ट में भी हमने देखा है। यशवर्धन जी, जो शिक्षा का स्तर है, कई बार शिक्षा के लिए सबसे पहला पलायन शिक्षा के लिए करता है व्यक्ति। आप देखेंगे कि जैसे स्किल की बात है, तो यदि कहीं प्रतिभा में कमी होती तो वही विद्यार्थी बाहर जाके प्रतिभा संपन्न हो जाता है और यहाँ नहीं हो पाता है। क्या कारण देखते हैं इसमें आप? जैसा अखिलेश जी ने बोला, जो रशियन स्टडी का, रशियन एजुकेशन का एग्जाम उदाहरण देकर, वो बिल्कुल सही बैठता है। वो तो एक उदाहरण मात्र है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कई दशक पहले आ गई थी। मतलब रीवा का नाम हुआ करता था कि रीवा में यूनिवर्सिटी, जबकि छोटा शहर हुआ करता था। मैं खुद भी बचपन से सुनता था, हम कहीं बाहर जाते थे हमारे रिश्तेदारों के यहाँ, कहीं दिल्ली गए या कहीं गए, तो वो लोग आश्चर्य मानते थे कि अच्छा वहां पे रीवा यूनिवर्सिटी है। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी हो जाना या इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देना, और अगर छात्रों का आप वैसा एक्सपोजर नहीं दे पा रहे हो जो कि बड़े शहरों में मिलता है, तो फिर शिक्षा के लिए भी पलायन होगा ही होगा। और वही हुआ है। हम भी जिस स्कूल से पास आउट हुए, बहुत कम संख्या के बच्चे रीवा से पढ़े, ज्यादातर बच्चे बाहर निकल गए। तो अगर आप बच्चे को एक्सपोजर नहीं दोगे तो उसके दिमाग में या उसके माता पिता के दिमाग में आएगा कहीं हमारा बच्चा पिछड़ ना जाए। इसके कारण भोपाल, इंदौर, जबलपुर और आगे पूना, बॉम्बे या दिल्ली में पलायन शिक्षा के लिए इसीलिए हुआ कि कहीं बच्चों को वो एक्सपोजर जो रीवा में नहीं मिल पा रहा है वो बाहर जाके मिले, और वही बच्चे बाहर जाकर दूसरे शहरों में पढ़ाई करके आज देश विदेश में है। हमारे अखिलेश जी खुद भी ऑस्ट्रेलिया में है। खैर ये तो पूरा विश्व घूमते रहते हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता में भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर वो ध्यान जो प्रशासकों को देना चाहिए था, जो सरकारों को देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। बड़ा अफसोसजनक है कि
संरचना तो थी, शिक्षण संस्थान बना दिए गए थे, स्थापना कर दी गई थी, लेकिन उनको समय समय पर जो उनको अपग्रेड किया जाना था वो नहीं किया गया है। जी मतलब कि जो संस्थान है उनकी स्थापना हो गई, लेकिन बाद में उनकी देखरेख सही ढंग से नहीं हुई, जो उसकी गुणवत्ता थी उसमें कार्य नहीं हुआ। और जरूरत है जी कोई चीज अखंड, कोई चीज बना देना और उसको लगातार ऊपर रखना, दोनों चीजों में बड़ा अंतर होता है। आप मोबाइल भी लेते हैं, मोबाइल में भी सिस्टम अपडेशन आता रहता है, तो शिक्षा में तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये, जिसमें कहीं ना कहीं विंध्य पिछड़ा है। और इसकी जिम्मेदार सारी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, विंध्य के साथ ये कहीं ना कहीं सौतेलापन तो हुआ है। जी बिल्कुल, वो कोई भी पार्टी हो सकती है या कोई भी जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, यदि वो सही ढंग से जनता की आवाज उन्होंने नहीं रखी है तो इसके लिए उन्हें लोग कहेंगे। और विनायक जी के पास हम चलेंगे। विनायक जी, आप ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जनता के बीच आप थे, क्या कुछ कहना था जनता का? जी बिल्कुल अखंड जी, निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि पलायन, जब कोई एक व्यक्ति रोजगार की तलाश में अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाता है, उसे हम पलायन कहते हैं, ठीक है जी। तो जो इसका दर है विंध्य क्षेत्र में काफी ज्यादा है। यानी आप देखेंगे तो यहाँ सेंसस 2011 के आंकड़ों के अनुसार 47 युवा पर दिन विंध्य क्षेत्र से पलायन करके जाते हैं। जी। तो ये आंकड़ा कितना बड़ा आंकड़ा है, और ये साल में एक बड़ा नंबर बन जाता है। 1730 लोग पर साल पलायन करके जाते हैं विंध्य क्षेत्र से। तो आप देख सकते होंगे कि जब ये पलायन होता है तो किसी गांव की स्थिति क्या हो जाती होगी, समझ रहे हैं? जी, जब वो बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है वहां पर। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मुझे ये पता चला कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के चलते शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, जब ये चीज किसी स्थान पर सही तरीके से नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति पलायन करता है। और रोजगार, बेसिकली रोजगार। जी विनायक जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर, जनता की तरफ से जो देख के आए हैं आप, कि अभी भी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं के लिए हमारे विंध्य के लोग संघर्ष कर रहे हैं। कहें कि रोटी, कपड़ा और मकान, साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य, आपने जो बात रखी है, यदि एक तरफ दुनिया चांद पे जाएगी और विंध्य रोटी, कपड़ा, मकान की ही मांग करेगा, तो ये बताता है कि विंध्य के साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हुआ है और जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। यदि हम बात संसाधन की करें तो सबसे ज्यादा खनिज, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने में, प्रदेश को ऊर्जा संपन्न बनाने में विंध्य आगे है। विंध्य कहीं देने में कमी नहीं कर रहा है, तो आखिर क्यों नहीं मिल रहा है विंध्य को उसका हक? उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके बदले में विंध्य में रोजगार के साधन क्यों नहीं सृजित किए जा रहे हैं? ये जनता के सवाल हैं। क्या किया जा सकता है इसमें? जो संसाधन है हमारे और उन संसाधनों का उपयोग सरकार कर रही है और बदले में यहाँ पे कुछ कारगर नहीं हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है कि लोगों की पलायन की गति रुके। जिस तरह से अभी विनायक जी ने कहा कि 47 युवा प्रतिदिन यदि पलायन करेंगे तो क्या स्थिति होगी इस क्षेत्र की? अखिलेश जी। नहीं, देखिए, एक बात तो बड़ी प्रशंसनीय है कि आपने बहुत अच्छे आंकड़े इकट्ठे किए हैं। हम मन से तो ये महसूस कर रहे थे कि ऐसी समस्या है, लेकिन ये समस्या कितनी विकराल है ये आंकड़ों से पता चलता है। और आमतौर पर आजकल आंकड़े इकट्ठा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऐसा एक परसेप्शन है कि जो सरकारी महकमे हैं वो आंकड़े शेयर नहीं करना चाहते हैं, या ऐसी पॉलिसीज हैं या ऐसी नीतियां हैं कि आंकड़े हमें नहीं देने हैं। दूसरी ओर पत्रकारों के बीच में भी इतनी ज्यादा उहापोह जैसी स्थिति है, इतने ज्यादा चैनल्स हो गए हैं, इतने ज्यादा मीडियम हो गए हैं कि किसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि हाँ ये आंकड़े लेने लायक व्यक्ति है, किसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ये एक आसान जो बहाना है वो बन जाता है जो हमारे लोग हैं, जो जिम्मेदार है आंकड़े देने के लिए। तो एक तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये आंकड़े लेके आए। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि रोजगार को आप जब तक शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप। जी, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप का अर्थ यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी है, आपके कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इवन मेडिकल कॉलेज हो, जब तक आप उसको इंडस्ट्री के साथ अलाइन नहीं करेंगे, जब तक इंडस्ट्री फीडबैक नहीं देगी कि हमारी आवश्यकता क्या है और आप बना क्या रहे हैं,
इसका वही मतलब है कि आपको चाहिए मोटरसाइकिल, मैं आपको पकड़ा दूं स्कूटर, आपको चाहिए जी कार, मैं आपको दे दूं खुली जीप, तो आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वही चीज इंडस्ट्री के साथ भी, इंडस्ट्री कहती है कि हमें जो चाहिए वो आप पैदा ही नहीं कर रहे हैं। मसलन कंप्यूटर साइंस का एक डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रीवा के जितने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं उनका सिलेबस पिछले 10 से 15 सालों के बीच में 10% से 20% अगर चेंज हुआ हो तो बड़ी बात है। जबकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है हर 2-3 साल में। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, कल क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा। हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? वही C++। बिल्कुल पहले और दूसरे सेमेस्टर में वो पढ़ें क्योंकि वो उनका आधार है, लेकिन आखिरी सेमेस्टर आते आते तक उनकी इंटर्नशिप, उनकी अप्रेंटाइज इंडस्ट्री में होनी चाहिए और उनको वो कंटेम्पररी चीज, जो समसामयिक चीज है ना, वो पढ़ना देना चाहिए। मेडिकल कॉलेज को आप ले लीजिए, क्या कोई सोच सकता है कि MSW का कोई स्नातक मेडिकल कॉलेज में किस तरह अपना योगदान दे सकता है? आसान प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर आप सीधे देखिए, रीवा में आप हमेशा सुनेंगे कि मरीजों के परिजनों और डॉक्टरों के बीच में विवाद हो गया, कभी इधर से मारपीट हो गई, कभी उधर से कोई मारपीट हो गई। कोई इस बारे में गहराई से नहीं सोचता कि ये स्थितियां हर साल क्यों निर्मित होती हैं। हमारे यहाँ जब मेडिकल का एंट्रेंस होता है तो उसमें भिंड से, मुरैना से, चंबल से, मालवा से, इवन स्टेट के बाहर से, बिहार से, हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। वो जूनियर डॉक्टर्स बनते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। उनकी बोली भाषा अलग है, विंध्य की बोली भाषा अलग है। हमारे गांव का एक आदमी जब जाता है और वो ऑलरेडी पहले से ही परेशानी में होता है, तो उसकी टोन जो है ना, वो टोन किसी भिंड, मुरैना, चंबल या बिहार के आदमी को समझ नहीं आती। उनको लगता है ये हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वहां विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। आपके यहाँ विश्वविद्यालय में MSW का डिपार्टमेंट है, अगर आप उसके थर्ड ईयर या फाइनल, थर्ड सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एक ब्रिज के रूप में अप्रेंटाइज करने मेडिकल कॉलेज भेजें, तो वो ये बता सकते हैं कि ये यहाँ की लोकल बोली है, पर कोई बात नहीं, ये जो बोलना चाह रहे हैं मैं आपको आपकी भाषा या आपके समझ आने वाले लहजे में बता देता हूँ। इस तरीके से ये लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कभी कोई सोचेगा कि मेडिकल कॉलेज में MSW के बच्चों को आप घुसने भी देंगे। तो समाज जो है, समाज एकाकी नहीं हो सकता है कि आप एक तबके को छोड़ दीजिए और दूसरे तबके के बारे में सोचिए। आपको इकट्ठा होकर इस प्रॉब्लम को सोचना पड़ेगा और सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाना पड़ेगा। इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप इसी को कहते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे लोगों को अपने वोटों की चिंता किए बिना, जनप्रतिनिधियों के जिनके हाथ में पावर है, अब आज हमारे पास वो समाज नहीं है जहां गांव के बड़े बुजुर्ग बैठ के एक डिसीजन ले लें, एक निर्णय ले लें। हर निर्णय के लिए हम डिपेंडेंट है सरकार के ऊपर या सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर। तो हम अपने से नहीं कह सकते हैं कि नहीं ठीक है, आज से 20-25 MSW स्टूडेंट वहां संजय गांधी के फ्लोर पे उपलब्ध रहेंगे। उसके लिए हमें 10 तरीके का परमिशन चाहिए होगी। उसके लिए किसी जनप्रतिनिधि को, डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जन भागीदारी समितियां हैं, हमारे विधायक उसमें हैं, हमारे सांसद उसमें हैं, हमारे मंत्री उसमें हैं, पर मुझे नहीं लगता इन बातों पे वो चर्चा करते होंगे। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जमीन पर शायद इसका कोई अभी असर देखने को नहीं मिला है। जी अखिलेश जी, आपने जो बात रखी है, निश्चित ही ये सुझाव स्वीकार करने योग्य है और इसमें हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं और जो हमारे जिम्मेदार लोग भी देख रहे हैं, जो ऐसे पदों में हैं जो कि यह कदम उठा सकते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि ये एक बड़ी बात है कि जो ऐसी समस्या देखने को मिलती है हॉस्पिटल में, और संजय गांधी ही नहीं, हम विंध्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में जाएं तो कई बार ये जो संवाद का जो अंतर है, बातें न समझ पाना है, और स्थिति भी होती है, मन स्थिति भी ऐसी होती है कि व्यक्ति परेशान होता है और कर्मचारी भी वहां ड्यूटी करके थका हुआ होता है, तो ये स्थिति हो जाती है। ऐसे में यदि कोई समन्वय करने के लिए हो तो एक बड़ा समाधान हो सकता है और निश्चित ही वहां पे सहयोग भी हो सकता है। और यही यदि हम देखें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कोई वहां पर सहयोग करने के लिए नहीं होता है, तो ये विद्यार्थी वहां पे उनकी दवाइयां लाके या कुछ और करके स्वेच्छा से वहां भी मदद कर सकते हो, एक बड़ा काम हो जाएगा। यशवर्धन जी, जो हमारी ये शिक्षा व्यवस्था है और जो अभी अखिलेश जी ने कहा कि जरूरत है मोटरसाइकिल की और हम स्कूटर या साइकिल देंगे तो कैसे काम होगा, तो आखिर इसमें और क्या जोड़ने की जरूरत है? देखिए, एक तो पाठ्यक्रम जो है उनमें परिवर्तन हुए ही नहीं है जी। आपने MBA डिपार्टमेंट खोल दिया। मैं APS यूनिवर्सिटी की बात करूं, अगर अभी सिर्फ उदाहरण APS का ले लूं, MBA का आपने डिपार्टमेंट खोल दिया, लेकिन आपने उसको इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया ही नहीं। बच्चे वहां से, बहुत मेहनती बच्चे निकल रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं,
लेकिन अगर उनको आप इंडस्ट्री इंटरफेस दोगे ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज आपके आसपास है नहीं, आप बहुत ज्यादा दूर दूर बच्चों को ले नहीं जा सकते हो इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए। तो देखिए सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। आप इंडस्ट्रीज नहीं लाए, उससे जो वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उस पर इंडस्ट्री एक्सपोजर आप नहीं दे पा रहे हो, तो क्वालिटी बच्चों की वो क्वालिटी बाहर नहीं निकल के आ रही। तो जब बच्चों को वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा, इंडस्ट्री इंटरफेस नहीं मिल रहा, तो वो प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू कहीं भी देने जा रहे हैं, तो उसके रीवा के बच्चे के बजाय वो भोपाल के या इंदौर के या जबलपुर के या पुणे के बच्चों को कंपनी सेलेक्ट करेगी, क्योंकि उसको तो अपने काम से मतलब है, उसको कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए। तो बच्चे की प्रतिभा में कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपने इंडस्ट्री एक्सपोजर वाला पाठ्यक्रम नहीं इम्प्लीमेंट किया, उसके कारण बच्चा जो बन सकता था वो नहीं बन। क्या ये अच्छा नहीं होता? क्या ये हमारे जनप्रतिनिधियों की अगर इच्छा शक्ति होती या उनकी सोच की दिशा वो होती, तो हम विंध्य में ही फर्नीचर इंडस्ट्री या वुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसका हब नागपुर बना हुआ है या गुजरात बना हुआ है, हम वुड प्रोसेसिंग या फर्नीचर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं डाल सकते थे? एक इंडस्ट्री नहीं है, जबकि वन के मामले में हम पूरे देश में टॉप 5 में आते हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ कोई भी फर्नीचर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी डिमांड विगत 10-15 सालों में बहुत बढ़ी है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ है, जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ है, वहां पे अब लोगों को लगता है मकान लिया है तुरंत फर्निशिंग कराओ, मकान का फर्नीचर 5 साल पुराना हो गया, पूरा रिनोवेट कर दो। तो एक भी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश प्लाईवुड के मामले में दिल्ली पर या गुजरात पर बेस्ड है। जब विंध्य के पास इतनी वन संपदा है, तो वहां पे फर्नीचर इंडस्ट्रीज, प्लाईवुड इंडस्ट्री, फ्लश डोर इंडस्ट्री क्यों नहीं डाली गई आज तक? क्यों किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं सोचा उस इंडस्ट्री के लिए क्या लगता? उसको इन इंडस्ट्रीज में फर्नेस को जलाने के लिए कोयला की जरूरत होती। कोयला आपके पास प्रचुर मात्रा में है, आपको तो सिर्फ कदम बढ़ाने थे, ये इंडस्ट्री तो ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाती। जो दूसरे प्रदेश हैं जहां पे इंडस्ट्रीज लगी, वो तो कोयला बुलाते हैं झारखंड से या अपने विंध्य से कोयला जाता है, फिर वो उसको प्रोसेस करते हैं, फर्नेस को प्रोसेस करते हैं, तब ये चीजें बनती हैं। आपके पास तो अवेलेबल थी, आपने कैसे अभी तक ये चीज सोची नहीं? उससे कितना रोजगार उत्पन्न होता अखंड जी, हम कल्पना कर सकते हैं, और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता विंध्य को। जी यशवर्धन जी, जो आपने बात कही है वो महत्वपूर्ण है। हम भी इसी बात को लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आपके पास संसाधन है, प्रकृति ने आपको देने में कहीं कमी नहीं की है, लेकिन उस संसाधन का उपयोग बाहर के लोग कर रहे हैं। यदि हम कहें तो हमारे संसाधन का भी पलायन हो रहा है। यहाँ जो ट्रेन आ रही है वहां उससे सुविधा आ नहीं रही है, जा रही है, यहां से लोग लेके जा रहे हैं उसको। तो यदि हम ये कहें कि जैसा अभी बात निकल के आ रही है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, तो वो शासन प्रशासन में बैठे लोग हों या फिर जनप्रतिनिधि हों, हमारे जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं। और यहाँ एक बात और निकल के आती है कि ये जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या वो अपने क्षेत्र में रह रहे हैं? क्या वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को महसूस कर रहे हैं? कहीं वो भी तो पलायन नहीं कर गए हैं? यदि वो क्षेत्र में होते तो उनको समस्या पता चलेगी क्षेत्र की। क्या कहते हैं अखिलेश जी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा कि यशवर्धन कह रहे थे, किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रदेश और किसी भी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 2 चीजों से बनता है, एक तो वस्तुएं और दूसरा सेवाएं। यानी जीडीपी जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्रोडक्ट के मामले में टिम्बर इंडस्ट्री हमारे यहाँ हो सकती थी, प्लाईवुड इंडस्ट्री हमारे यहाँ हो सकती थी, हमारे यहाँ फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हो सकती थी। आप चाहते तो पूरी तरीके से मिट्टी और ये जो लाल ईंटा है इसको पूरी तरीके से डीकमीशन करके, और जो थर्मल पावर प्लांट है वहां से जो काली राख निकल रही है, उससे आप 100% फ्लाई ऐश ब्रिक और जो अपने पेवर ब्लॉक हैं उसको आप पूरी तरीके से ये कर देते हैं, और फैब्रिकेटेड जो अपनी बाउंड्री वॉल है। अगर आप सर्विसेज की दिशाओं में देखें तो बहुत आसान है। एक आईटी पार्क बनाने के लिए आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता है, बाकी सारे टूल्स और सर्विसेज हमारे पास हैं। हाई स्पीड इंटरनेट आपके पास हो और आपके पास
दूसरी चीज हो जो 6 महीने में किसी भी बच्चे को आप तैयार कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप गांव के नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे को मेरे साथ बिठा दीजिए, मैं 6 महीने में उसको इंटरनेशनल लेवल के इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयार कर दूंगा। और जबकि मैं लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं केवल अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूं। अगर आप 2-4 लैंग्वेज एक्सपर्ट लाइए तो वो मुझसे भी ज्यादा तेज गति से ये काम कर पाएंगे। तो एक तो प्रेजेंटेबिलिटी, जो ग्रूमिंग है, बड़ी आसान सी चीज है। दूसरा है आपका इंग्लिश या जो भी फॉरेन लैंग्वेज है, और तीसरा है अच्छा इंटरनेट। और उसके बाद आईटी और आईटीईएस, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, कॉल सेंटर्स वगैरह बहुत आसानी से हो सकते हैं। अब इसमें ना आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है, ना आपको प्रोसेसिंग की जरूरत है, ना आपको लंबी चौड़ी मशीनों की जरूरत है, ना आपको सप्लाई चेन की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है वो हमारे रीवा में बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो सकती है। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं जानता हूं कि ये मामला थोड़ा विवादास्पद हो सकता है आगे मैं जो बोलने जा रहा हूं, आजकल मध्य प्रदेश को अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा ही चारों ओर चर्चा है जिस बात की है, वो है लाडली लक्ष्मी, सॉरी लाडली बहना। लाडली छोटी बच्चियों की थी, बहुत पहले शुरू हुई थी लाडली बहना योजना। ठीक है, तो पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी बच्चियों को पैसे देते थे, अब उन्होंने सब महिलाओं को पैसा देना शुरू कर दिया जो एक सर्टेन एज ग्रुप की है, 20 से तकरीबन 60 वर्ष की। ठीक है, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि पिछले 18 से 20 सालों से इनकी सरकार है और इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूहों का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया। अगर आप किसी भी ब्लॉक में जाके देखेंगे तो आपको 7 से 8 हजार स्व सहायता ग्रुप मिलेंगे, स्व सहायता समूह। गंगेव ब्लॉक में आप देख लीजिए 7 से 8 हजार, नईगढ़ी में आप देख लीजिए, मऊगंज में देख लीजिए, हर जगह। इसका मतलब है कि शुरुआत में, और बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो स्व सहायता है ये DSRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके अंतर्गत आता है। इसका क्या मोटो था कि महिलाएं जो उद्योग अपने से लगा सकती हैं, अचार बना सकती हैं, पापड़ बना सकती हैं, सैनिटरी पैड बना सकती हैं, कैंडल्स बना सकती हैं, अगरबत्ती बना सकती हैं, फिनाइल बना सकती हैं, बहुत कुछ बना सकती हैं, ये सब वो बनाएंगी और उसके बाद इनकी बिक्री होगी। कुछ लोगों ने बनाना भी शुरू किया, हमारे जोरी में बनाना शुरू किया, कई जगह बनाना शुरू किया, लेकिन ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ना होने की वजह से, खाद्य वस्तुएं जो बन रही थी फसाई सर्टिफाइड ना होने की वजह से कहीं भी इनकी बिक्री नहीं हुई। स्व सहायता समूहों को केंद्र और राज्य सरकार से बहुत पैसा मिला, लेकिन आखिरी में वो पैसा केवल स्व सहायता समूहों को कभी बांट दिया गया और कभी नहीं बांटा गया। कहाँ गया मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आज अगर आप देखेंगे तो महिलाएं किस काम आती हैं, कोई बड़ा नेता आएगा, गुलाबी साड़ी पहन के 3-4 हजार महिलाएं आपको इकट्ठा मिल जाएंगी, क्योंकि स्व सहायता समूहों का व्हाट्सएप का नेटवर्क है। इस तरीके से पलायन रुकेगा क्या? संसाधन को उपयोग करेंगे तो पलायन रुकेगा क्या? 18 से 20 साल में कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर भी खड़ी हो जाती है। चीन जो कि बहुत पिछड़ा था, 20 सालों में नंबर 1 इकोनॉमी बन गया, राइट जी। 20 सालों में आप कहीं भी आप इकोनॉमी अपनी ले जा सकते हैं। ऐसी क्या आवश्यकता होगी कि 20 साल में वो स्व सहायता समूह क्या फेल हो गए? डिक्लेयर तो नहीं हुए हैं कि फेल हुए हैं, लेकिन क्या वो फेल हो गए कि आपको मुफ्त में 1200 देने की या 1250 देने की जरूरत पड़ गई? जो महिलाएं स्व सहायता समूहों से खुद अपने लिए पैसे कमा सकती थी, आज उनको मुफ्त में पैसे देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या स्व सहायता समूह पास नहीं हुए? ये क्वेश्चन में छोड़े जाता हूँ। पास हुए कि फेल हुए, ये किसी दिन आप स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिएगा, मेरा विषय नहीं है। दूसरी बात है, भरतपुर का कुर्ता बनना शुरू हुआ आज से 25 साल पहले जी। भरतपुर का कुर्ता जितनी बड़ी फैक्ट्री में बनता है वो छोटा सा घरेलू उद्योग है। जिस हिसाब से वो बन रहा है, जिस हिसाब से उसकी क्वालिटी है, आज की तारीख में वो 5000 लोगों को रोजगार दे सकने वाली टेक्सटाइल मिल बन सकता था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हमें इन गैप्स को फिल करने की जरूरत है, और इनसे मुंह चुराने से, इनसे भागते रहने से ना तो जनप्रतिनिधियों का भला होगा, ना हमारी जनता का भला होगा। मुफ्त के पैसे आप ज्यादा दिन तक नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि आप अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको दे रहा है, आप बांट दीजिए। वर्ल्ड बैंक आपको दे रहा है, आप बांट दीजिए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से आप किसी स्कीम में $2-4 बिलियन लाइए, आप बांट दीजिए। उसके बाद क्या? देने वाले भी थक जाएंगे देते देते, उसके बाद पैसे खत्म हो जाएंगे। जी अखिलेश जी, आपने जो बातें बताई हैं और जो आंकड़े बताए हैं यहाँ पर, वो बताता है आपकी मिट्टी का प्रेम, कि आप ऑस्ट्रेलिया से रह के और यहाँ की इतनी बारीक जानकारियों को सहेजे हुए हैं अभी भी। तो ये बताता है कि एक यदि संवेदनशीलता हो व्यक्ति में और अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम हो, तो वो योजना में भी ध्यान दे सकता है और उनका कैसे क्रियान्वयन होगा उस पर भी ध्यान दे सकता है।
यशवर्धन जी के पास हम चलेंगे। यशवर्धन जी, जो ये शुरुआत हुई थी, निश्चित ही एक बड़ा सवाल छोड़ा है अखिलेश जी ने यहाँ पर, उस पर क्या कहना है आपका? अखंड जी, बहुत अच्छा विषय अखिलेश भाई ने उठाया। ये लाडली बहना के नाम पर आप हर हफ्ते 2-3 हजार कहीं का किसी एक अखबार के हवाले से बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार हर हफ्ते 3 या 4 हजार करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है। ऑलरेडी 2 लाख करोड़ के कर्जे में है हम लोग, और हर हफ्ते इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये जो मुफ्त की योजनाएं जो लॉन्च कर रही है सरकार, उसको देने के लिए उनको पैसा चाहिए, जो कि पैसा है नहीं, तो आप कर्जे लेकर ही ये योजनाएं लागू कर सकते हो। क्या आपको अपने पिछले 20 साल के कामों पर भरोसा नहीं है? क्या आपने काम नहीं किया है? काम नहीं किया है, कहीं ना कहीं आपको भी अंदाजा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तभी आप इतने कर्जे लेकर, अब आप किसी को मुफ्त में कुछ भी दोगे, कोई भी खुश होगा, वाहवाही होगी ही, लेना किसको बुरा लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ आप कितना उनकी जड़ों में कितना अफीम बो रहे हो, इसका अंदाजा है क्या? आप किसी को बैठे बैठाए क्यों कुछ दे रहे हो? आप उसके काम करने की क्षमता और खत्म कर रहे हो। आपने बीपीएल कार्ड बांटे हुए हैं, उनको 2 रुपए 3 रुपए किलो अनाज मिलता है, वो तो चलिए ठीक है, वो योजना को तो एक बार को मध्यम वर्ग तब भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आपने उनको और मुफ्त में पैसा देना शुरू किया। मैं कल ही कहीं बैठा था, तो वो फोन पे बात कर रहे थे, अपने माता पिता से कहीं बात कर रहे थे। उनकी माता जी ने बताया कि वो उनकी जो बाई थी, मेड जो थी, वो गांव गई लाडली बहना की स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करवाने, और फिर उसके घर वालों ने ये बोल के रोक लिया कि अभी 1200 रुपए तुझे आ रहे हैं और तेरी बेटी को भी आ रहे हैं, तो 2500 जब यही कमा रही है तो फिर शहर क्यों जाना? मतलब वो रीवा से शायद कहीं पे 20-30 किलोमीटर दूर रहती है। तो लोग जो वर्किंग जो क्लास है, वर्किंग क्लास भी अकारत हो जाएगी, अकर्मठ हो जाएगी इन मुफ्त की योजनाओं से। आप अगर किसी से कर्म करना छीन लोगे तो फिर प्रोडक्टिविटी कहां से आएगी? आप चुनाव तो जीत लोगे, आप 2023 का चुनाव जीत लोगे, 2028 जीत लोगे, लेकिन आप कितनी बड़ी नस्ल तबाह कर दोगे, इसका अंदाजा नहीं। जैसे अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि जो स्व सहायता समूह हमारे बने, जो हमारी वन संपदा है, यदि हम उनसे हमारा आंवला है, आम है, अचार उसका बनाएं, मुरब्बा बनाएं, पापड़, और ये जो गृह उद्योग की चीजें हैं, यदि हम इसको करें, और हम यहाँ पे किसी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, कोई पापड़ बनाने वाले लोग भी इंटरनेशनल ब्रांड हो गए हैं, और जो बात हो रही थी अभी ब्रांडिंग की, तो लोगों का जो पैकेजिंग है, जो पैक कर रहे हैं हम उसको, तो ये जो राशि है जो सीधे दी जा रही है, यदि वहां पे खर्च होती और हम उसे प्रमोट करते, अपने गृह उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उसे प्रमोट करते, तो बेहतर रिजल्ट आ सकते थे क्या? यशवर्धन जी। यशवर्धन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अखंड जी, सवाल रिपीट कर पाएंगे क्या? जी बिल्कुल यशवर्धन जी, हम ये कह रहे हैं कि जो राशि सीधे दी जा रही है, हालांकि जिसे जरूरत है, हम ऐसी किसी भी योजना के लिए ये नहीं कहते कि जो जरूरतमंद है उसकी मदद ना की जाए। जो असहाय हैं, जो कार्य करने में सक्षम नहीं है, उनकी मदद की जानी चाहिए। उसके लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही हैं, लेकिन किसी को क्षणिक लाभ देना और उसे कार्य से दूर कर लेना, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो जो अखिलेश जी कह रहे थे, तो स्व सहायता समूह है हमारे, ये कोई भी कार्य जो कर रहा है, कार्य करना चाहता है, यदि हम उसकी मदद करें, उस राशि से उसकी मदद करके उसे साधन संपन्न बनाते, तो बेहतर परिणाम आते भविष्य में, या इससे बेहतर परिणाम आएंगे? देखिए अखंड जी, ये वही बात हो रही है जो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि आप किसी काम करने वाले व्यक्ति को मुफ्त में दोगे, वो काम क्यों करेगा? तो ये राशि अगर उनको रोजगार देने में उपयोग में लाई जाती, तो वो उस व्यक्ति के लिए भी जिसको दी जा रही है, अगर आपकी मंशा, ये मान लेते हैं बिल्कुल ही पवित्र है, आपकी मंशा वोट नहीं है, आपकी मंशा है लोगों की मदद करना है, तो वो राशि आप उसको उद्योग लगाने के लिए मदद कर देते, छोटे लघु उद्योग लगाने में आप मदद कर देते, उनकी ट्रेनिंग में आप लगा देते, तो वो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा होता, आपकी सरकार के लिए भी अच्छा होता, उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा होता, और समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा होता। मैं एक उदाहरण देता हूं, इंदौर के पास में एक चोरल करके ग्राम है,
जी। चोरल में एक स्व सहायता समूह बना और उन्होंने वहां पे रोजगार के साधन, क्योंकि गांव छोटा सा गांव है, पूरी तरीके से सिर्फ पर्यटन पर ही निर्भर है और पर्यटन वहां पे ज्यादातर मानसून के सीजन में ही आता है, क्योंकि बारिश जब होती है वहां पे झरने वगैरह होते हैं। बाकी लगभग 8 महीने 9 महीने उस गांव में रोजगार नहीं होता, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, उसमें खेती नहीं हो सकती। तो जिसने भी सोचा होगा, एक छोटा सा स्व सहायता समूह बनाया, उन महिलाओं को जो दिवाली में जो झालर लगाई जाती है बिजली की, उनको वायर प्रोवाइड किए, उनको बल्ब प्रोवाइड किए, इंडिया के मेक इन इंडिया के तहत उसको किया गया और उनको ट्रेनिंग दी गई। आज पूरे गांव में लगभग 280 से ज्यादा महिलाएं झालरें बनाती हैं साल भर, और अब उनको पूरे देश से इतने ऑर्डर आने लग गए हैं कि ये 280 महिलाएं और अपने बाहर बाहर के रिश्तेदारों को बुला बुलाकर अब झालरें बनवा रहे हैं। इनके पास पूरे देश से ऑर्डर इतने ज्यादा हैं। तो जिस भी व्यक्ति ने ये बात सोची होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, शायद एमजी सुरेश करके एक केरल के एक व्यक्ति हैं, ये उन्होंने किया था, ये उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया था। तो वो 280 महिलाओं को रोजगार मिला, उनके पूरे परिवार को रोजगार मिला, गांव की अर्थव्यवस्था सुधरी। दूसरी चीज, स्वदेशी चीज को आपने प्रमोट किया। तो उस सोच की कमी है, कहीं ना कहीं उस मंशा की कमी है। यहाँ पे जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाएं सरकार की वोट बैंक प्रायोजित हैं। मंशा में कमी है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? अब ये जो महिलाएं जिनको आप बैठ के आप उनको बड़े बड़े आयोजन करके, बड़े बड़े प्रायोजन करके आप उनको 1200 रुपए से शुरू किया है, 3000 तक दे देंगे, इससे कुछ नहीं होना है। आप चुनाव जीत जाओगे, ये हो सकता है, लेकिन आप समाज के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ जाओगे, क्योंकि लोग काम करना छोड़ देंगे। ये जो सवाल है, इनका जवाब हमें खुद भी खोजना होगा। यदि मालवा क्षेत्र की हम बात करें, मध्य प्रदेश में जो बातें हैं, तो विंध्य क्षेत्र हमारा पलायन में सबसे आगे, गरीबी में सबसे आगे और बेरोजगारी में सबसे आगे है। जो प्रतिशत है वो विंध्य में सबसे अधिक है। और इसकी हम तुलना यदि मालवा से करेंगे तो मालवा इन सब में कम है, लेकिन अपनी प्रगति में, अपने अच्छे कार्यों में आगे है। हम किसी क्षेत्र के आगे बढ़ने के विरोधी नहीं है। हमारा ये कहना है कि हमारा जो विंध्य है वो क्यों आगे नहीं जा रहा है, वहां क्यों ऐसी सोच नहीं उत्पन्न हो पा रही है, या लोगों में वो सोच क्यों नहीं डाली जा रही है। यदि देखें तो इंदौर, जिस शहर में आप हैं, उसने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है स्वच्छता का, बहुत बड़ा उदाहरण दिया है पूरे देश को लगातार स्वच्छ होके। तो उसमें पूरा जनमानस साथ में है, लेकिन किसी ने तो उनका नेतृत्व किया होगा, किसी ने तो शुरुआत की होगी, किसी ने उनको वो राह बताई होगी जिस राह में वो लोग चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। और एक ऐसा कार्य है कि यदि वो हो सकता है तो बाकी कार्य भी हो सकते हैं। यशवर्धन जी, क्या कहते हैं इस पे आप? अखंड जी, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और भीड़ की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। उनको नेतृत्व करने वाला ही चेहरा होता है और उस नेतृत्व करने वाले की ही विचारधारा होती है। तो जो इंदौर ने जो कर दिखाया, 6 बार से लगातार स्वच्छता में जो नंबर 1 आया है, हमारी आदत में आ गया है कि हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम कार से हैं और हमने कुछ अंदर कार में अगर कुछ खा लिया है, इनफैक्ट बच्चों ने भी, तो हम पैकेट कहीं बाहर नहीं फेंकते। हम निश्चित गंतव्य तक पहुंचकर डस्टबिन ढूंढते हैं और फिर डस्टबिन के अंदर डालते हैं। जो बातें पहले होती थी विदेशों में ऐसा होता है, वो इंदौर में हुआ है। और उसका कारण है कहीं ना कहीं नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने। आपके अभी वर्तमान में रीवा कलेक्टर है प्रतिभा पाल, वो भी यहाँ नगर निगम कमिश्नर रही, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। लेकिन अब वो यही चीज वो रीवा जाके क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रही होंगी? प्रयास तो निश्चित तौर पे कर रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जनप्रतिनिधियों की उदासीनता इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जनता कहीं ना कहीं वो करती है जैसा प्रतिनिधि करवाते हैं उनसे, और जाने अनजाने वो उसी दिशा में चलती है। तो रीवा में कहीं विंध्य में ये कहीं ना कहीं सारे ही विंध्य के प्रतिनिधियों में ये उदासीनता तो रही है कहीं ना कहीं। जी निश्चित ही। वो रीवा की एक बड़ी मजेदार चीज बीच में बोलूंगा कि मेरे मित्र से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बोला तुमको मालूम है रीवा में रेडिसन होटल आ गया, साया जी आ गया या रेडिसन आ गया, कुछ उन्होंने जो भी बताया मुझे। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो बोले कि तुमको मालूम नहीं रीवा कहाँ पहुंच गया है?
मैंने उनसे तो नहीं बोला अखंड जी, किसी होटल के आ जाने से, किसी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के आ जाने से शहर का विकास हो गया, ये अगर पैरामीटर है तो फिर बड़ी हास्यास्पद बात है। मतलब हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि उद्योग तो आ ही नहीं रहे हैं, रोजगार तो उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं विंध्य से, और कोई होटल आ गया है या कोई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स आ गया है, या फ्लाईओवर को विकास नहीं बोला जा सकता। फ्लाईओवर बन गए, इसको विकास नहीं बोला जा सकता जब तक कहीं पे उद्योग और वहां की खनिज संपदा का उसी जगह पर उपयोग करने लायक साधन हम नहीं जब तक जुटाएंगे, तब तक उसको विकास कैसे बोला जा सकता है। जी निश्चित ही यहाँ पे जो बात निकल के आई है कि जब तक हमारी गरीबी, हमारी बेरोजगारी और हमारे यहाँ की पलायन की दर कम नहीं होगी, तो हम कैसे मान लें कि हम कितने विकसित हो गए हैं या कितना विकास हम कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हम निदान की बात करें, इस पलायन का जो निदान हो सकता है, हालांकि हमारी चर्चा में जो बातें आ रही हैं वो कारण भी हैं और निदान भी उनके बन के निकल के आ रही हैं, लेकिन किस स्तर से कार्य शुरू कर जाने की जरूरत है, शुरुआत कहाँ से होने की जरूरत है? अखिलेश जी, किस स्तर से शुरुआत की जानी चाहिए कि ये जो पलायन की गति है जी वो कम हो सके? जी अखंड जी, देखिए मैंने आपसे एक दो बार ऑफ कैमरा चर्चा में ये बात कही है कि जो विश्वविद्यालय होता है वो फाउंटेन हेड होता है कहीं किसी भी अंचल के जो शिक्षा जगत है ना, उसका फाउंटेन हेड होता है। फाउंटेन हेड मतलब वो स्रोत है, वो सोता है जिसमें सारी ऊर्जा निकल रही है, जहां से सारी पॉलिसी बन रही है। अब यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी मेकिंग होती है, विश्वविद्यालय की जो नीतियों का निर्धारण होता है, वो कार्य परिषद करती है। अगर आप विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को पिछले 3-4 दशकों में देखें तो वहां पर ज्यादातर जो जमावड़ा रहा है वो राजनीतिक लोगों का रहा है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तब ऐसे लोग आपको मिलेंगे वहां जिनको कहा जाता था कि वो अर्जुन सिंह जी के लॉबी के हैं या पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के लॉबी के हैं या किसी भी लॉबी के हैं। जब भाजपा की सरकारें आई, किसी जमाने में बलराम जाखड़ जी के पास जिनका आना जाना उठना बैठना ज्यादा था, फिर दूसरे राज्यपालों के पास, कुछ लोग संघ से आए। इस तरीके से कार्य परिषद में आप अगर देखेंगे तो राजनीति का दखल बहुत ज्यादा रहा। मैंने आईटी में काम करते हुए विश्व की जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें से 2 यूनिवर्सिटीज का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया। और जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं तो आपको वहां के सारे बिजनेस प्रोसेस समझने पड़ते हैं। मैंने नानयान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर में काम किया, मैंने फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में काम किया, और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में काम किया। यहां पर भी कार्य परिषद होती है, यहां पर भी डीन ऑफ स्कूल स्टडीज होते हैं, लेकिन इन बॉडीज में इंडस्ट्री की पार्टनरशिप होती है। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि रीवा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में अल्ट्राटेक के कोई मैनेजिंग डायरेक्टर का मनोनीत होंगे, या फिर जेपी सीमेंट के होंगे, या प्रिज्म के होंगे, या हिंडाल्को से कोई मनोनीत होंगे? आप ऐसे व्यक्ति जो अभी खुद ग्रेजुएशन करके 5 साल हुए हैं, ऐसे लोगों को कार्य परिषद में बिठाएंगे जो कभी रीवा से बाहर नहीं गए, कभी किसी इंडस्ट्री में काम नहीं किया, तो वो कैसे इंडस्ट्री एकेडमी या पार्टनरशिप इंश्योर कर पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को देखें और नेचुरल रिसोर्स को देखें, डभौरा से अगर आप शुरू करिए, इधर अंचल हमारा जो विंध्य का जो रीवा का एक जो उत्तरी भाग है वो डभौरा में अंत होता है, उधर दक्षिणी अगर आप देखें तो शहडोल का जो आखिरी मुहाना होगा वहां होगा। उधर मैंने पावर प्लांट की बात की जहां से फ्लाई ऐश ब्रिक उत्पन्न होते हैं, बीच में दुनिया भर की वन संपदा की बात हुई, लाइम स्टोन हमारे पास है, बॉक्साइट हमारे पास है, एल्यूमिनियम के स्रोत हमारे पास हैं, कोयले के स्रोत हमारे पास हैं। और आप ऐसी चीजों को आप विश्वास नहीं करें, महुआ और गुड़मार, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो डभौरा और तराई अंचल में बहुत आयत में। यहां पर क्या होता है कि आप ग्रामीणों को 200 रुपए की मजदूरी में दिन भर महुआ बिनवाइए, और जब मैं दिन भर कह रहा हूं तो उस दिन का मतलब 24 घंटा है, क्योंकि महुआ रात में ज्यादा गिरता है तो वो रात भर महुआ बिनते हैं, और वो ले जाके उत्तर प्रदेश के कुछ सेठ जो हैं उनको दे देते हैं औने पौने दामों पे, 200 रुपए की मजदूरी पे। उसके बाद ये सारा गुड़मार जो इकट्ठा होता है, गुड़मार की जो झाड़ियां इकट्ठा होती हैं, इसको वो पतंजलि जैसे उद्योगों को देते हैं, जिनमें से मधुमेह नाशक बनता है, और जिसकी एक शीशी 200 ग्राम की 800 रुपए की आती है। आप सोचिए कि क्विंटल भर आपने जो उसका बोझा है वो 200 रुपए में दिया, और बदले में आप जब शहर गए तो आप अपनी माता जी के लिए मधुमेह नाशक खरीद के लाए जो 800 रुपए का 200 ग्राम मिला। क्या ये मधुमेह नाशक रीवा में नहीं बन सकता है? क्या इसकी प्रोसेसिंग इतनी जटिल है? बिल्कुल जटिल नहीं है।
4 प्रकार की मशीनरी लगती है जो कि बहुत इजीली सेटअप हो सकती है सिरमौर में, डभौरा में, जवा में, पटाहट में, कहीं पर भी। लेकिन वो एक मॉडल बन चुका है 2-4। अच्छा, दूसरी बात जब मैं डभौरा की कर रहा हूं तो आपको पता होगा कि अभिजीत ग्रुप और वीडियोकॉन ग्रुप ने वहां बहुत बड़े पैमाने पे जमीन अधिग्रहण किया था। 2013 से 2011 के आसपास से रूपरेखा बनाते हुए 2015 तक और 2013 तक उन्होंने बहुत सारी जमीनों का अधिग्रहण किया। रूपरेखा लगभग 2009 से बन रही थी और उसमें यह था कि सारी जमीनें अधिग्रहित करके और विंध्य का कोयला लेके वहां पे थर्मल पावर प्लांट बनेंगे जिसमें से बिजली उत्पन्न होगी। बाद में कोयला घोटाला जिसको आप कोलगेट घोटाला कहते हैं, जिसमें आज तक किसी को भी प्रोसिक्यूट नहीं किया, किसी को भी कोई सजा नहीं हुई, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। उस कोयला घोटाले के नाम पे इन दोनों लोगों की जमीन अधिग्रहण को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया और फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर्ट में चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर गए, कांग्रेस में होते थे, वो उस मिनिस्ट्री में थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती थी। उन्होंने कभी उस पर प्रयास नहीं किया। बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। माननीय मोदी जी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, अमित शाह जी 2-4 बार आ चुके हैं, राजनाथ सिंह जी आ चुके हैं, सब आ चुके हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जो जमीनें गई और जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है उसके हिसाब से जो लैंड एक्वायर हुआ है, अगर 5 साल में उसमें उद्योग नहीं लगा तो आपको वो जमीनें वापस करनी पड़ेंगी। कोई जमीन कहीं वापस नहीं होगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो अभिजीत ग्रुप था, ये 3 लोगों का कंसोर्टियम था। एक लोकमत ग्रुप, एक जायसवाल ग्रुप और एक और कोई सज्जन थे। लेकिन इन तीनों ग्रुप में जो डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी थी वो प्रफुल्ल पटेल साहब की थी। प्रफुल्ल पटेल साहब अभी तक विपक्ष में थे, अब वो बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। क्या उनसे फिर से लियाजन करके ये नहीं कहा जा सकता कि आप ही के लोग, आप ही को सब लाइसेंस मिला था, सब कुछ ठीक है, हमारे रीवा का अंचल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और डभौरा में कोई रोजगार नहीं जनरेट हुआ। जब मैं कह रहा हूँ कोई रोजगार नहीं, एक सिंगल आदमी आज वहां पर नहीं है जो इन जिसकी जमीन अधिग्रहित हुई हो और उसको रोजगार मिला। तो ये सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादा अगर बातों की गहराई में जाएंगे तो सारी बातें राजनीतिक हो जाएंगी और आखिरी में यही होगा कि कहीं से कोई आईटी सेल तीनों तरफ से इकट्ठे हो जाएंगे और ये कहने लगेंगे कि ये लोग, इन लोगों का भी कोई एजेंडा होगा। हमारा क्या एजेंडा होगा? 17 साल 18 साल हम बाहर नौकरी कर चुके हैं, 10-5 साल और करेंगे। उसके बाद हमारे पास वो प्रोविजन है कि हम सेटल अगर होना चाहें तो कहीं हो सकते हैं, हम नहीं होंगे वो हमारे मन को पता है, लौट के हमें रीवा में ही आना है। लेकिन राजनीतिक चीजों से थोड़ा बचना चाहते हैं। लेकिन हाँ, निदान है और हमारी पहुंच के बहुत भीतर है। कार्य परिषद जैसी चीजों पर आप राजनीतिकरण को हटाकर इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप इंश्योर कीजिए। MBA डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको इंडस्ट्रीज को और एक्सपोजर लाना पड़ेगा। रीवा में जो इस तरीके की खनिज संपदाएं हैं और जो वन संपदाएं हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। यही निदान है। और अगर आप ये सोचें कि जो मॉडल चल रहा है, जो कुछ जो हितग्राही हैं, कुछ एलीट लोग, वो नाराज होंगे, अगर उनकी नाराजगी की आप फिक्र करेंगे तो फिर निदान मुश्किल है। यशवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? अखंड जी, वही जैसा अखिलेश भाई ने बोला कि थोड़ा सा बचने का प्रयास है कि क्योंकि लोग ये मंशा ढूंढने लग जाते हैं कि इनकी मंशा क्या है, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो जैसा अखिलेश भाई ने बोला कि हमारी क्या मंशा होगी कोई भी ऐसी बात बोलने के पीछे, लेकिन बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ेगा कि जो जिम्मेदार रहे उन्होंने इन खनिज संपदाओं को पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए जो इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था इन खनिज संपदाओं का, वन संपदाओं का, वो ना करते हुए शायद सिर्फ अपने की राजनीति की, सिंगरौली जैसा, बैढ़न जैसा क्षेत्र जो खनिज में इतना रिच है, इतना संपन्न है, उसको मुख्य धारा से कितने दशकों तक काट के रखा गया। अभी भी रोड का काम चल ही रहा है वहां तक, अभी भी पूरे प्रदेश के लोगों का वहां पहुंचना मुश्किल होता है। उसको हर सरकार ने मुख्य धारा से इसलिए काट के रखा कि ज्यादातर लोग, अगर उसकी इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, आवागमन अगर वहां बहुत आसान हो जाएगा, तो वहां क्या खेल होते हैं, वहां पे किस प्रकार के खेल होते हैं, ऐसा बोला जाता है। अखंड जी, पुख्ता तौर पे तो नहीं बोल पाऊंगा कि वहां पे कई जो माइनिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको हम साधारण भाषा में माइनिंग माफिया भी बोल सकते हैं, उनके पास प्राइवेट चॉपर्स हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं। एक मेरे मित्र, इसमें नाम लेना उचित नहीं है, वो बहुत क्लोजली वहां के एक माइनिंग माफिया से कनेक्टेड है। उन्होंने बोला कि अभी इन्होंने तीसरा
चॉपर खरीदा। तो इतना पैसा जनरेट हो रहा है, लेकिन मुख्य धारा से उसको इसलिए काट के रखा जा रहा है कि वो खेल कहीं एक्सपोज ना हो पाए। वन संपदाएं, आपने वन के पट्टे आवंटित अपने अपने आदमियों को किए हुए हैं और वहां से वन की अवैध कटाई हो रही है। कोई बोले कि नहीं नहीं हमारे क्षेत्र में वन की अवैध कटाई नहीं होती, झूठ बोलने वाली बात होगी। और वो कटाई होके वो कब कब वहां से ट्रक निकल जाते हैं, वो ट्रक कहाँ पहुंच जाते हैं, ये बातें, इन विषयों के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। जिन इतने संपन्न वन क्षेत्र में के आसपास वुड इंडस्ट्री होनी चाहिए थी, आज तक नहीं है, और अभी उस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक बंदरबाट का परिणाम हमारे विंध्य ने भुगता है और न जाने कब तक भुगतता रहेगा। जी, ये जो पलायन की स्थिति है, विंध्य से जो पलायन हो रहा है, वो इस चर्चा से ऐसा लग रहा है कि केवल व्यक्ति का पलायन नहीं हो रहा, हमारे संसाधनों का भी पलायन हुआ जा रहा है। जो संसाधन हमारे उपयोग में आने चाहिए, जिन संसाधन से हमारे क्षेत्र का, पूरे विंध्य का विकास होना चाहिए, उससे विकास ना होके वो कहीं और विकास कर रहा है, वो पलायन कहीं विकास में सहयोग कर रहा है। निश्चित ही पूरे देश का विकास होना चाहिए, उसमें हमारे क्षेत्र की यदि भूमिका है तो बड़ी बात है, लेकिन हमारे क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। और निश्चित ही जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस चर्चा में बहुत सार्थक बातें की हैं यशवर्धन जी ने, अखिलेश जी ने, उसको आप देख रहे हैं। तो हमारे दर्शक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो लोग देख रहे हैं वो तो इन बातों से जानकार होंगे और उनकी जागरूकता बढ़ेगी। और साथ में जो लोग नहीं देख रहे हैं और आपके संपर्क में हैं, उनको जानना महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यहाँ जो बात अखिलेश जी ने रखी, जो यशवर्धन जी ने रखी, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो हमारे पूरे क्षेत्र की बात है। यदि हम खुद भी सोचें, अपने स्तर में सोचें, तो एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है ये। और यदि हम मिला जुला प्रयास करेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी, हमारे इस कार्य में सफलता मिलेगी, इस पलायन के दर को हम कम कर सकेंगे। हमारे कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो रहा है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए अखिलेश जी, आपका क्या कहना है? कुछ संदेश जो दर्शकों को आप देना चाहते हैं इस माध्यम से, कि वो इस पलायन के से बच सकें और कैसे वो स्वावलंबी बन सकें। प्रश्न मुझसे है क्या? जी अखिलेश जी। जी। तो मैंने जैसा कि कहा, जो सेवाएं हैं और जो वस्तुएं हैं, ये दोनों, इनके उत्पादन से ही हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है वो डिसाइड होता है, यानी हमारी जीडीपी डिसाइड होती है। और जब आप प्रोडक्ट इंजीनियरिंग या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें कई सारे अवयवों की जरूरत है। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन चाहिए, आपको सप्लाई लाइन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन सर्विसेज एक इंडस्ट्री जो ऐसी है जिसको मैं जरूर अपने यहाँ के युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेबिलिटी यानी अपने प्रस्तुतिकरण, अपनी भाषा यानी अपनी लैंग्वेज, इन दोनों चीजों पे बहुत कम समय में काम कर सकते हैं। इंग्लिश पे अच्छा कमांड ला सकते हैं और अच्छा इंटरनेट अगर हो तो आजकल ऐसी बहुत सारी फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं, फीवर वगैरह जैसी, जहां पे आप जिस काम में दक्ष हो उससे संबंधित आप काम फ्रीलांसिंग में ले सकते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जरूरी नहीं है कि सरकार ही स्व सहायता समूह बनाने के लिए आपको कुछ करे। स्व सहायता समूह का मतलब ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप खुद को हेल्प कर सकते हैं। तो आप अपने आसपास अपने जैसे सोचने वाले लोगों को इकट्ठा करिए, थोड़ा बहुत मनी पूलिंग करिए। मुझे बहुत अच्छे से भरोसा है कि 10-20 हजार 30 हजार रुपए इकट्ठा कर लेना या कहीं से थोड़ी मदद ले लेना किसी प्राइवेट जगह से, कोई कठिन बात नहीं है। मैं खुद भी तत्पर हूं, अगर ऐसा कहीं पर कोई इंस्टेंस आए जहां मुझे लगे कि लोग तन्मयता से काम कर रहे हैं तो जरूर उनका सहयोग कहीं ना कहीं धक्का लगवाने में करूंगा। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ अपने लिए करने की कोशिश करें और अपनी आवाज जरूर उठाते रहें। जैसे कि विंध्या फर्स्ट हमेशा अपील करता है कि सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। जब आप मांगने लगेंगे तो लोग विवश हो जाएंगे आपकी बातों पे ध्यान देने के लिए। तो बस यही अपील है कि जागरूक रहिए और आप सपने देखेंगे तो वो जरूर पूरे होंगे। जी अखिलेश जी, यशवर्धन जी के पास चलेंगे। यशवर्धन जी, आपका क्या सुझाव है हमारे दर्शकों के लिए? अखंड जी, अखिलेश भाई ने बड़ी अच्छी चीज बोली, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने की। कम्युनिकेशन स्किल जिसने पारंगत तो खैर कोई क्या होगा, कोई कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपने अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल, जिसको बोलते हैं सरस्वती, अगर आपने सरस्वती आराधना कर ली तो जीवन में आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे।
तो विंध्य के युवाओं से मेरा भी ये सुझाव होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर जरूर काम करें। ऑनलाइन भी चीजें अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आपको महंगी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके भी आप कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव किए तो ना बाहर कोई स्कोप है ना रीवा में कोई स्कोप है। रीवा में भी आपको कुछ और बेहतर करना है, किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ना है अगर, तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपनी बढ़ानी पड़ेंगी। एक बात और अखिलेश भाई ने जो अच्छी बोली कि जरूरी नहीं है हम सरकार पर डिपेंडेंट रहें स्व सहायता समूह या कुछ करने के लिए। भाई सरकार नहीं कर रही तो हम खुद भी कुछ कर लें। उदाहरण देता हूं मैं अपना ही इंदौर का। यहाँ पे एक महिलाओं का एक समूह है ज्वाला के नाम से। सौभाग्यशाली हूं कि विगत 10-11 साल से ज्वाला के साथ मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला। ये कुछ महिलाएं हैं जिनको उनके घरों में रद्दी जो पेपर होता है, अखबार जो होता है, एक 5-6 लोगों का ग्रुप जिसमें शुरुआत में मैं भी शामिल रहा, अभी भी हूं, कि हम लोगों से मांगते थे कि हमको अपना रद्दी पेपर डोनेट कर दीजिए। आप 100-150 रुपए का पेपर बेचते हैं रद्दी वाले को, उससे क्या होता है, आप हमको डोनेट कर दीजिए। वो पेपर हम इनको महिलाओं को उनके घरों में पहुंचाते रहे। उनको पेपर बैग बनाने की, जो हम शॉपिंग बैग, जो हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो जो हम वहां जो शॉपिंग बैग बनते हैं बड़े बड़े मॉल्स में तो बड़े महंगे मिलते हैं, वो 40 रुपए 50 रुपए के, तो वो बनाने की ट्रेनिंग दी। और आज ज्वाला के साथ कम से कम 400 महिलाएं जुड़ी हैं जो घर बैठे पेपर बैग बनाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं। तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के छोटे छोटे उद्यम रीवा में भी हो सकते हैं। हम कब तक सरकार का वेट करेंगे, कब तक सरकार का इंतजार करेंगे कि सरकार आए और हमको दे? हम तो ये खुद भी कर सकते हैं। और ऐसा कुछ, जैसा अखिलेश जी ने बोला कि ऐसा कुछ कभी प्रयोजन हो तो वो मदद कर सकते हैं निश्चित तौर पर। ये जो मैंने इस प्रकार की बात की पेपर बैग्स या क्लोथ बैग बनाने की, इसमें कोई अगर व्यक्ति इंटरेस्टेड हो, आपके चैनल के माध्यम से अगर सुन रहे हो, वो कुछ ऐसा करना चाहे तो हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। कि कुल मिला के रोजगार उत्पन्न होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। हम भी अगर बाहर हैं तो अपने मन से नहीं है, रोजगार के अवसर वहां नहीं थे इसलिए हम बाहर हैं। हम भी वापस रीवा आना चाहेंगे, जैसा अखिलेश जी ने बोला कि फाइनली तो रीवा आएंगे ही आएंगे, लेकिन अभी अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियां छोड़कर, अर्थ को छोड़कर नहीं आया जा सकता, वरना कौन अपनी खुशी से घर के बाहर रहता है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, निश्चित ही उनके लिए मदद की बात है कि केवल हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप लोग हैं, आप लोग जैसे लोग हैं जो आगे आके मदद करने के लिए भी तैयार हैं। यदि हम मन में इच्छा शक्ति रखें तो मदद करने के लिए लोग आगे आएंगे। और ये बड़ी बात है कि आप लोग भले किसी स्थिति के कारण और अवसर न होने के कारण यहाँ से आपको बाहर जाना पड़ा, लेकिन आप अपनी मिट्टी के लिए ये भाव रखते हैं, ये प्रेम रखते हैं अपनी मिट्टी से, कि अभी भी मदद करने के लिए तैयार हैं। जो लोग कार्य करना चाहते हैं उन्हें निश्चित ही ये कोशिश करनी चाहिए। और यदि आपको यशवर्धन जी या अखिलेश जी जैसे लोगों की मदद की जरूरत है तो आप हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं और आप अपने मुद्दे भी बता सकते हैं, जिन मुद्दों में आपको बात करने की जरूरत है कि आपके क्षेत्र के ये मुद्दे उठने चाहिए। विंध्य फर्स्ट निश्चित ही उन मुद्दों को शामिल करेगा और आपकी ऐसे लोग जो हैं जो इतने बढ़िया सोच रखते हैं, इन लोगों से मुलाकात भी कराने की हम कोशिश करेंगे। किसी न किसी माध्यम से हम अपने चैनल के माध्यम से ही लेके आएंगे। और बड़ी बात है जो आपने कही है कि हमें आगे आना होगा, हम केवल इंतजार में नहीं बैठे रह सकते। भले हमारी आदत डलवाई जा रही हो कि आप इंतजार में ही रहिए, उसके बाद भी हमें खुद आगे आना होगा। और हमें जब तक हम आगे नहीं आएंगे, हम अपनी समस्याओं से खुद नहीं लड़ेंगे, तो वो समस्याएं समाधान उनका नहीं मिल पाएगा, उनका हल नहीं हो पाएगा। क्योंकि खुद ही अपने लिए लड़ना होगा, आवाज उठानी होगी। वो जहां सरकार की भूमिका होगी वो सरकार निभाए, और जहां हमारी भूमिका है वो हम निभाएं। हम अपने शिक्षा में, अपनी गुणवत्ता में कहीं कमी ना रखें। जैसा अभी इस चर्चा में भी निकल के आ रहा है कि हम उस योग्य बने। हमारा सिलेबस अगर नहीं बदला जा रहा है तो हम अपने विश्वविद्यालय से कहें कि समय के अनुसार, क्योंकि आज इंटरनेट में आप देख सकते हैं कि क्या समय चल रहा है और कैसी शिक्षा चाहिए, तो हम वहां भी बोल सकते हैं, संगठित होकर बोल सकते हैं। अकेले बोलने में आपकी आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन संगठित होकर हम वहां बोल सकते हैं। हम अपने जनप्रतिनिधियों से कह सकते हैं कि हमारे विकास के लिए जो कार्य होने चाहिए थे वो किस हद तक हुए हैं। यदि हुए हैं तो आप उनकी तारीफ कीजिए, और यदि नहीं हुए हैं तो आप आवाज उठाइए कि हमारे लिए अवसर उत्पन्न किए जाए। यदि हमारे यहाँ खनिज है, हमारे यहाँ ऊर्जा है, हमारे यहाँ बाकी चीजें हैं, प्रकृति ने हमें दिया है, तो हमारे लिए वो योजनाएं बने। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके पास भी मौका आएगा, आप भी मौके का फायदा उठाएंगे। और ऐसा आपको करना होगा, क्योंकि जो यशवर्धन जी हैं, जो अखिलेश जी हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ कि जो आपकी मदद के लिए
तैयार हैं। बस जरूरत है कि हमें दृढ़ इच्छा शक्ति से लगना होगा और हमें अपने संस्कारों में भी कार्य करने की जरूरत है कि हम बच्चों को ऐसे संस्कार दें, जो अभिभावक हैं वो ऐसे संस्कार दें, वो किसी भी मुफ्त की बात में या मुफ्त के प्रलोभन में ना फंसे, वो अपनी मेहनत में विश्वास रखें, मेहनत से आगे बढ़ें। यदि हम अपनी मेहनत से मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता पाएंगे और हमारी कोशिश है कि विंध्य आगे बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र के सारे लोग आगे बढ़ेंगे और हम इसमें सफलता पाएंगे। हमारे कार्यक्रम में अखिलेश जी आप जुड़े, यशवर्धन जी आप जुड़े, विनायक जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही आपका जो मुद्दा है, एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो आपके यहाँ के मुद्दे हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उन मुद्दों पे पूरी पड़ताल करेंगे, उसके बाद उन मुद्दों को लेके आएंगे जो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, विंध्य के लिए महत्वपूर्ण है, संपूर्ण विंध्य की बात है। यदि एक साथ मिलकर हम आवाज उठाएंगे तो विंध्य हमारा निश्चित ही गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं का हल खोज पाएगा। आज के लिए अपना पंचे के कार्यक्रम में इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।